मान शर्मा ने यह देखा कि नवीन अब तक अपनी जगह से हिला नहीं है, तो उनका गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि आज ये सारा कांड नवीन की वजह से हुआ था और नवीन का माफी मांगना सबसे ज्यादा जरूरी था। उन्होंने गुस्से में नवीन की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, नवीन, अगर तुमने अभी इसी वक्त शिवम सर के सामने झुककर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से बेदखल कर दूंगा। मेरा कोई बेटा नहीं रहेगा, ये बात याद रखना। ओमांश की डांट से नवीन बहुत परेशान था। वो शिवम के सामने झुकना ही नहीं चाहता था। वो तब से इसी सोच में था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो यहां से बचकर बाहर निकल सके, क्योंकि शिवम के सामने झुकना मतलब अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाना। जिस इंसान ने उससे उसका प्यार छीन लिया, वो उससे माफी कैसे मांग सकता है? पर फिर ओमांश, जो इतना गुस्से में था, उसे देखकर नवीन को ऐसा लगा कि अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी हार भी आने वाली जीत के लिए अच्छी होती है। नवीन ने अपने मन में सोचा कि आज भले ही अपने डैड की मजबूरी की वजह से उसे शिवम के सामने झुकना पड़ा है, पर बहुत जल्द ही वो इसका बदला ले लेगा। वो सिर झुकाकर शिवम के पास आया और बड़ी ही धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी मिस्टर शिवम। नवीन शिवम को सॉरी तो ऐसे बोल रहा था जैसे उस पर पत्थर फेंक के मार रहा हो। खैर, ये बात सबको साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वो शिवम से माफी नहीं मांगना चाहता, पर उसके डैड उमांश ने उसकी इस गलती को दोबारा ढकते हुए कहा, मिस्टर शिवम, आप इसकी गलतियों पर मत जाइए। इसकी तो आदत ही है, बच्चा है ना, इसीलिए इसे अकल नहीं है कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चों की यही मुसीबत है, उन्हें कितना भी समझा बुझा लो, पर उन्हें अपनी अकड़ के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप इसे छोड़िए, इसके बारे में मत सोचिए। आप मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ अपनी पूरी वफादारी निभाऊंगा। आज रात जो मुझसे गलती हुई है, वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आपकी माफी के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बस आप मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद शर्मा परिवार हमेशा आपके नौकर की तरह आपके साथ रहेगा। बस इस गलती को माफ करके हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज, सिर्फ एक मौका। ओमांश की बात सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मौका, और वो भी आप लोगों को। आप समझते क्या हैं? जरा सोचिए, अगर अभी इस वक्त आपकी जगह मैं होता और मेरी जगह आप होते और मैं भी आपसे इसी तरह गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा होता, तो क्या आप मुझे माफ करते? नहीं, आप मुझे माफ नहीं करते, बल्कि मेरा मजाक बनाते, मेरी बेइज्जती करते, मुझे और अकरम को मारते पीटते, है ना? तो मैं आपको एक मौका कैसे दे सकता हूं? जो आप दूसरों के साथ करते हैं, आपके साथ भी तो वही होना चाहिए। पर बात यह है कि मैं आपके जैसा नहीं हूं। आपको एक मौका चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको मौका देने के लिए तैयार हूं, पर आपको अपने बेटे के हाथ कुचलवाने होंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आपके बेटे को दूसरों से लड़ने का बहुत शौक है ना? अगर उसका एक हाथ कुचल जाएगा तो उसके बाद वो कभी भी किसी के साथ लड़ाई मोल नहीं लेगा। तो बताइए, आप अपने बेटे का हाथ तोड़वाने के लिए तैयार हैं या नहीं? शिवम की यह शर्त सुनकर ओमांश और नवीन दोनों ही काफी हैरान हो गए। ओमांश जी को इस वक्त नवीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसकी बेवकूफी वाली हरकत की वजह से उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा था। ओमांश जी को लगा कि यह सजा उनके बेटे के लिए बहुत ज्यादा है। शायद वो शिवम से थोड़ा और विनती करके इस सजा को थोड़ा कम करवा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दोबारा शिवम की तरफ देखा और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मिस्टर शिवम, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने बहुत सारी गलतियां करी है, पर यह मेरा इकलौता बेटा है। अगर मैं इसका हाथ को चलवा दूंगा तो ये जिंदगी भर अपाहिज हो जाएगा और ये अपनी बाकी की जिंदगी कैसे बिताएगा? जरा एक बार इसकी तरफ देखिए। इसकी उम्र ही क्या है, अभी बच्चा है। इसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। इसके अलावा आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। पैसा,
इज्जत, रुतबा, बिजनेस, घर, बंगला, गाड़ी, जो चाहिए सब कुछ देने को तैयार हूं। बस मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव मत कीजिए प्लीज। कोई तो और रास्ता होगा आपकी माफी तक पहुंचने का। उमांश जी की इस बात पर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता? आपको क्या लगता है कि आप और आपके बेटे की गलतियां ऐसी है कि मैं आपको कोई और रास्ता दे सकता हूं? आप लोगों ने जो किया है उसके मुकाबले में तो ये बहुत कम है। वो तो शुक्र मनाइए मिस्टर आनंद साहनी का। मैं उनकी दोस्ती से और उनके साफ दिल से इतना खुश हूं कि मैंने कोई भी सजा आपको नहीं दी, क्योंकि अगर मैं कोई भी सजा आपको देता तो कहीं ना कहीं आनंद जी को भी वो सजा भुगतनी पड़ती जो मैं नहीं चाहता था। आजकल के जमाने में ऐसा दोस्त मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है, वरना लोग सिर्फ लालच और पैसे के लिए दूसरों के तलवे चाटते हैं। असली दोस्ती आनंद ने निभाई है, इसीलिए सिर्फ उनकी वजह से आज आपको कोई सजा नहीं मिली, और सजा सिर्फ आपके बेटे को मिली है। वरना जो हाल बेटे का होना था वो हाल आपका भी होता। और हां, एक बात और याद रखिए, अगर आपने ये सजा समय पर खत्म नहीं करी तो मैं इसको और बढ़ा दूंगा, और तब ये सजा ज्यादा दर्दनाक बन जाएगी। शिवम के ये शब्द वहां खड़े सारे लोगों पर तीर की तरह चुभ रहे थे। शिवम का प्रेशर वहां खड़ा हर आदमी महसूस कर सकता था। सबके चेहरों पर पसीने छूट रहे थे। वहीं उमांश डर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अपने बेटे की रक्षा करनी चाहिए या शिवम की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बिना वक्त गवाए अपना सिर झुकाकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मिस्टर शिवम, आई एम सॉरी। मुझे पता है ये हमारी गलती है और हमें कोई हक नहीं है कि हम आपसे इस चीज पर कोई बहस या समझौता करें। आपने जो कहा वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। उमांश की ये बातें साफ बयां कर रही थी कि शर्मा परिवार ने अपना सर झुका लिया है और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए भी तैयार है। उमांश जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मुझे पता है मैंने अपने बेटे को सही परवरिश नहीं दी। आज मेरी ही गलतियों की वजह से वो इतना अकड़ रहा है और मेरी गलतियों की वजह से वो हैवान बन चुका है। जिसके साथ चाहे उसके साथ बदतमीजी करता है, मजाक बनाता है, मारता पीटता है। अगर मैंने अपने बच्चों को आनंद की तरह परवरिश दी होती तो शायद मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। आपने मेरे बेटे का एक हाथ तोड़ने का फैसला बिल्कुल सही लिया है और मुझे आपके इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। आपकी सजा के अनुसार मैं अपने बेटे का एक हाथ तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मैं मिस्टर शिवम को इस सजा के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा। आप शर्मा परिवार के लिए जो कुछ भी सोचेंगे वो बिल्कुल सही होगा और शर्मा परिवार को आपकी हर बात माननी ही पड़ेगी। उमांश जी ने शिवम की ये सजा मान तो ली थी, मगर उनका दिल अभी भी कांप रहा था। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ पहुंचने जा रही थी। खैर, जब बच्चे को तकलीफ होती है तो बाप का दिल भी रोता है और यही कुछ हाल इस वक्त उमांश का भी था, पर उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उनके अंदर या उनके परिवार के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो शिवम के ऑर्डर के खिलाफ जा सके। उनका दिल ये बात जानता था कि ये शिवम का दिया हुआ आखिरी मौका है। अगर उन्होंने ये मौका भी अपने हाथ से गवा दिया तो शायद आने वाले नतीजे और भी खतरनाक होंगे। अगर शिवम ज्यादा नाराज हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरे शर्मा परिवार को ही खत्म कर दे और फिर नवीन के साथ साथ पूरा शर्मा परिवार मिट जाए। पूरे शर्मा परिवार पर आंच आने से अच्छा है कि नवीन का एक हाथ ही टूट जाए। खैर, शिवम की पर्सनैलिटी भी इतनी कड़क थी कि किसी के अंदर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसके सामने शर्मा परिवार और साहनी परिवार के बॉडीगार्ड छोटी छोटी मकड़ियों और चींटियों के जैसे थे, जिन्हें वो जब चाहे तब मसल कर खत्म कर सकता था। जब नवीन ने यह देखा कि उसके डैड शिवम की सजा के लिए मान चुके हैं तो उसके होश उड़ गए।
उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके डैड उसके लिए इतना दर्दनाक कदम उठाएंगे। उसने हैरानी से ओमान जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, डैड, आपको क्या हो गया है? क्या सच में आप इस इंसान की बात सुनकर मेरा हाथ तोड़वाना चाहते हैं? आप होश में तो हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने बच्चों का साथ छोड़कर इस अजनबी का साथ देंगे। नवीन की इस बात पर ओमान जी ने बड़ी ही गंभीरता से उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं देता। अगर तुम भी हैवानियत के रास्ते को छोड़कर इंसानियत का रास्ता अपना लेते, मैंने तुम्हें हमेशा सबसे बचाया, तुम्हें ताकत दी, रुतबा दिया, इस चीज के लिए नहीं कि तुम शर्मा परिवार के लिए ही कलंक बनकर रह जाओ। तुमने अपनी गलतियों की वजह से शर्मा परिवार पर मौत की तलवार लटका दी है। अब तुमने गलती की है तो सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सजा का खामियाजा शर्मा परिवार नहीं भुगतेगा। आज मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। देखो नवीन, तुम्हें अपने परिवार के लिए ये त्याग तो करना ही पड़ेगा। नवीन को अपनी बात समझाने के बाद ओमान जी चुप हो गए। हालांकि उन्होंने नवीन को ये बात तो कह दी कि उसे परिवार के लिए ये त्याग करना पड़ेगा, मगर उनका दिल ही जानता था कि वो इस वक्त कितने परेशान और दुखी थे। एक तरफ वो बाप थे जो अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकते थे, और दूसरी तरफ वो एक बिजनेसमैन थे जो अपने बिजनेस को डूबता नहीं देख सकते थे। अगर आज उमांश जी अपने बेटे को बचाते तो उनका बिजनेस और उनका परिवार खतरे में पड़ जाता, तो पल्ला परिवार और बिजनेस का ज्यादा भारी था। इसीलिए उन्होंने नवीन का हाथ तोड़वाना ही सही फैसला समझा। खैर, नवीन को यह फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड को ऐसा क्या हो गया है जो इस टुच्चे शिवम की बात मानकर उसके साथ इतनी बेरहमी का काम करने जा रहे हैं। उसने अपने डैड की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, आप शायद भूल गए हैं कि मैं आपका इकलौता बेटा हूं। अगर आज आप अपने इस बिजनेस को और परिवार को बचा भी लेंगे तो क्या फायदा? कल को आपके जाने के बाद इस बिजनेस को कौन संभालेगा? क्या नवीन की विनती उसे आज इतनी बड़ी विपदा से बचा पाएगी, या वो अपाहिज होकर ही रहेगा? क्या आनंद साहनी अपनी दोस्ती की खातिर नवीन को इतनी बड़ी सजा से छुटकारा दिलवा पाएंगे? क्या ओमान शर्मा का दिल दोबारा अपने बच्चों के लिए पिघल जाएगा? नवीन ने अपने डैड ओमांश को समझाते हुए कहा, डैड, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं ही इस तरह को चलवा दिया जाऊंगा तो मैं आपके बिजनेस को, आपके कुल को आगे कैसे ले जा पाऊंगा? प्लीज कुछ और सोचिए। आप हांगकांग में जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर इतना क्यों डर रहे हैं? नवीन को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि हांगकांग के इतने बड़े आदमी होने के बाद भी ओमांश जी को शिवम से इतना डरने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? आखिर ये शिवम ने ऐसा क्या था जिसने सिर्फ कुछ ही देर में उसके डैड का पूरा माइंड ही बदल दिया और अपनी बात मनवाने पर उन्हें मजबूर कर दिया? ओमांश जी सिर्फ शिवम की बात ही नहीं मान रहे थे, बल्कि शिवम को ही सही बोल रहे थे। उनके अनुसार इतनी छोटी सजा देना शिवम की दया है, वरना अगर शिवम चाहे तो पूरे शर्मा परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। इधर नवीन पहले से ही परेशान था, उधर नताशा भी अपने भाई के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। वो शिवम के पास आई और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे बोली, मिस्टर शिवम, हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और आप हमारी इस गलती से काफी नाराज भी हैं, होना भी चाहिए। पर अभी आपने कहा ना कि अगर इस वक्त सिचुएशन उल्टी होती, आपकी जगह हम होते और हमारी जगह आप, तो हम आपको कभी माफ नहीं करते। यही एक वजह है कि हम अपने घमंड में चूर होते और इसलिए हम आपसे छोटे हैं और आप हमें माफ कर सकते हैं। यही वजह है कि आप हमसे बड़े हैं। अगर आप हमसे बड़े हैं तो अपना बड़प्पन थोड़ा और दिखा दीजिए। मेरे भाई के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपने इस वक्त मेरे भाई को छोड़ दिया तो पूरा शर्मा परिवार जिंदगी भर के लिए आपका आभारी हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे भाई से जो भूल हुई है उसे माफ कर दीजिए। आप हांगकांग के इतने बड़े आदमी हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर एक
आम आदमी के हाथ तोड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि प्लीज प्लीज मेरे भाई को माफ कर दीजिए। नताशा नवीन की जान बचाना चाहती थी। वहीं नवीन को अभी भी अकल नहीं आई थी। वो अभी भी अपने डैड के इस फैसले से उन पर ही नाराज था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके डैड हांगकांग के बहुत ही ताकतवर आदमी हैं। आफ्टर ऑल वो हांगकांग की यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है। फिर वो इस छोटे से आदमी से इतना क्यों डर रहे हैं? सिर्फ हांगकांग की यूनियन में ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी इनका बहुत नाम है, क्योंकि यूनियन में जितने भी काले कांड होते हैं उनमें उमांश जी का हाथ जरूर होता है। खैर, उमांश को नताशा का शिवम से इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वो नताशा के पास आए और उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, बस नताशा, कोई जरूरत नहीं अपने भाई की दलीलें पेश करने की। अपने भाई के साथ मिलकर तुमने भी बहुत सारी गलतियां की है। वो तो शुक्र मनाओ कि शिवम सर तुम्हें बख्श रहे हैं। भगवान जाने उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा जिस वजह से तुम्हें सजा नहीं दी, वरना जो प्लान तुमने उनके खिलाफ बनाया था उसके लिए तो कोई भी तुम्हें कभी माफ नहीं करता। उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर तुमने मेरा सर शर्म से नीचे पहले ही झुका दिया है। अब नवीन के लिए दलीलें पेश करके मेरे लिए और परेशानियां खड़ी मत करो। उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। और अब अगर तुम इस मामले के बीच में आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो, और जो सजा उसे मिल रही है वो सजा तुम्हें भी मिलेगी। अपने डैड की डांट सुनकर नताशा भरी हुई आंखों के साथ वापस पीछे आकर खड़ी हो गई। रिद्धिमा नताशा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने जो गलती की है उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, पर तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह दुख में भी नहीं देख सकती। यकीन करो, मिस्टर शिवम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अगर वो नवीन के लिए ये फैसला ले रहे हैं तो फैसला जरूर बिल्कुल सही होगा। नवीन ने आज तक न जाने कितने लोगों के साथ बदतमीजियां की है और उनकी जिंदगी बर्बाद की है। ये सब उसकी उन्हीं करतूतों का फल है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कभी पता नहीं चला कि नवीन मुझसे शादी करना चाहता है, मेरे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है? मुझे सब कुछ पता था, और मुझे ये भी पता था कि तुम उसके साथ इस प्लान में मौजूद हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त थी और मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि भले ही नवीन मेरे बारे में कुछ भी सोचता रहे, पर तुम मेरी खुशियों के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। नताशा, कुछ गलतियों का प्रायश्चित नहीं होता, पर मैं तुम्हें ये यकीन जरूर दिलवाना चाहूंगी कि सब ठीक हो जाएगा। अपने घर के बड़ों पर भरोसा रखो। रिद्धिमा की बात सुनकर उमांश जी ने नताशा और नवीन पर ताना कसते हुए कहा, सब कुछ ठीक तब होगा बेटा जब ये लोग सब कुछ ठीक होने देंगे। काश नताशा तुम्हारी संगत में रहकर तुम्हारी जैसी बन पाती। उसे समझ आ पाता कि खुशियों का मतलब क्या होता है और किसी को खुशी देने का मतलब क्या होता है। इसको समझाकर अपना समय बर्बाद मत करो। इसको समझाने से कुछ नहीं होगा। आज इन दोनों ने मेरी नाक शर्म से कटवा दी है। बेटा रिद्धि, मैं भी तुम्हारी शादी नवीन से करवाना चाहता था। मैं अपनी और आनंद की इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, पर तुम्हारी खुशी को दांव पर लगाकर नहीं। जब तुम नवीन या नताशा से बात करती थी, उनके साथ खेलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी उनसे प्यार करने लगी हो। खैर, हम बड़े ये बात भूल जाते हैं कि आजकल के बच्चे नए जमाने के हैं। आजकल सिर्फ दोस्ती ही शादी को चलाने के लिए काफी नहीं होती। एक दूसरे के दिलों को पढ़ना भी आना चाहिए। हमारे जमाने में तो हमारे माँ बाप जिससे कह देते थे हम शादी कर लेते थे, पर आज के जमाने में तो बच्चे खुद की पसंद से शादी करना चाहते हैं। और जरूरी भी है, क्योंकि अब लोग बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा है। आज के जमाने में बड़े बुजुर्गों को सिर्फ दोस्ती के बल पर किसी की भी शादी या रिश्ता तय नहीं करना चाहिए। उमांश शर्मा की ये बातें सुनकर शिवम को अपनी और नायरा की शादी याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे उसके दादाजी ने भी इसी गलतफहमी में आकर उन दोनों की शादी तय कर दी थी और शिवम और नायरा की जिंदगी
दांव पर लगा दी थी। शिवम तो तब भी उस शादी से बाहर निकल आया था, पर नायरा अभी तक उसी शादी में फंसी हुई है। खैर, शिवम के पास अभी ये सब सोचने के लिए इतना वक्त नहीं था। उसने उमांश जी की तरफ देखा और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मिस्टर शर्मा, अगर आपने फैसला ले लिया है तो ज्यादा देर मत कीजिए, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। शिवम की बात सुनकर उमांश जी ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और बड़े ही भारी दिल से उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, नवीन शर्मा को अपनी पकड़ में ले लो। उमांश जी का ऑर्डर मिलते ही उनके सारे बॉडीगार्ड्स नवीन की तरफ आगे बढ़े और उसे पकड़कर उसके हाथ बांध दिए। उसके बाद उमांश जी ने उन्हें दोबारा ऑर्डर दिया, इसके मुंह में कपड़ा डालो और इसका एक हाथ तोड़ दो। जब उन्होंने ये ऑर्डर अपने बॉडीगार्ड को दिया तब ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनका दिल ही बैठ गया हो। उनके इस ऑर्डर को सुनकर नताशा, रिद्धिमा और नवीन तीनों दंग रह गए। नवीन ने हैरानी से उमांश जी की तरफ देखा और बड़ी ही उदास आवाज में कहा, डैड रुक जाइए, मैं कहता हूं एक बार फिर सोच लीजिए, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। डैड प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? डैड, मैं बस रिद्धि से बहुत प्यार करता था और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। डैड। नवीन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, विनती कर रहा था, मगर कोई उसकी बात सुन तक नहीं रहा था। उमांश जी का ऑर्डर मिल चुका था। उनके बॉडीगार्ड ने नवीन के मुंह में कपड़ा बांधा और उसे सामने रखी टेबल पर लेटा दिया। उसके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। नवीन को टेबल पर लेटाकर बांधने के बाद उमांश जी के बॉडीगार्ड उसकी तरफ स्टील की रॉड लेकर आगे बढ़ने लगे। उनका एक एक कदम शर्मा परिवार के दिल को जोरों से धड़का रहा था। नताशा ने अपना चेहरा रिद्धिमा के दुपट्टे में छुपा लिया था। वो अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकती थी। बहुत ही जल्द उमांश जी के सारे बॉडीगार्ड्स नवीन के पास स्टील की रॉड लेकर खड़े हो गए और पलक झपकते ही उन्होंने जोर से वो रॉड नवीन के हाथ में मारी। उस रॉड के पड़ते ही नवीन की इतनी तेज चीख निकली कि पूरा हॉल उस चीख से गूंज उठा। उन सारे बॉडीगार्ड्स की रॉड खून से लथपथ हो गई थी। नवीन की इस चीख ने नताशा, रिद्धिमा, आनंद और उमांश चारों की आंखों में आंसू गिरा दिए। वो चीख इतनी दर्द भरी थी कि वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। नवीन का पूरा बदन सुन्न पड़ चुका था। उसकी सारी हड्डियां और मांसपेशियां ठंडी पड़ने लगी थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस रॉड के पड़ते ही उसकी बॉडी पर इतना बड़ा झटका लगा कि वो उसी वक्त बेहोश हो गया। उसके दिल में बहुत सारी चीजें दफन होकर रह गई। अपने बेटे को इस तरह बेहोश होकर जमीन पर गिरते देख उमांश जी का कलेजा मुंह में आ गया था। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार उन्होंने अपने बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े की चीख सुनी थी। अपना वादा पूरा करने के बाद उमांश जी ने हाथ जोड़कर शिवम की तरफ देखा और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मिस्टर शिवम, शर्मा परिवार को माफ कर दीजिएगा। शिवम ने उमांश की माफी का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि क्रिस की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, क्रिस, मिस्टर शर्मा के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। आगे से शर्मा परिवार के सारे बिजनेस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शिवम का ऑर्डर सुनते ही क्रिस ने बड़ी ही धीमी आवाज में अपना सर हिलाया और सम्मान से शिवम को जवाब देते हुए कहा, जी शिवम सर, जैसा आप कहें। शिवम को जवाब देने के बाद क्रिस ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा किया और उसका पर्सनल सेक्रेटरी एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तुरंत आगे आ गया। क्रिस ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उसे उमांश शर्मा को सौंप दिया। उमांश जी ने भी उदास चेहरे से वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और बड़ी ही धीमी आवाज में शिवम को धन्यवाद देते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मेरे बिजनेस को बचाने के लिए और मेरे परिवार को बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा परिवार आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। उमांश इस वक्त काफी असमंजस की स्थिति में थे। वो खुश भी थे और दुखी भी थे।
शिवम के इस कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर उमांश तो खुश थे, मगर क्या नवीन कभी अपने डैड का ये त्याग बर्दाश्त कर पाएंगे? कहीं उमांश जी ने अपने घर में ही एक दुश्मन तो नहीं पाल लिया? आखिर नवीन शिवम से बदला लेने की अब कौन सी चाल चलेगा, और इस चाल को कामयाब करने के लिए वो किसका साथ मांगेगा? उमांश शर्मा खुश इस बात से थे कि उनका परिवार और उनका बिजनेस बच गया। वो इस पूरे हांगकांग में नीलाम होने से बच गए, और दुखी इस बात से थे कि आज उन्हें अपने बेटे को इतना दर्द में देखना पड़ा। पर खैर, उन्हें ये बात पता चल गई थी कि शिवम अपनी जुबान का आदमी है। उसने जो कहा था वो करके दिखाया। सच में इस हांगकांग को शिवम जैसे बड़े लोगों की बहुत जरूरत है, जो सिर्फ एक विचार से ही न जाने कितने लोगों की जिंदगियों की किस्मत बिगाड़ सकते हैं और संवार भी सकते हैं। अब तो उस फेन हुई मिंग को ये शिवम ही सुधारेगा। शिवम ने उमांश को ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया था क्योंकि अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद और क्रिस की देखरेख के बाद उमांश जी अपने परिवार और अपने परिवार के इस बिजनेस को बचा कर रख पाएंगे। उन्हें कभी भी किसी के सामने नीचे नहीं झुकना पड़ेगा और इस हांगकांग में नीलाम या बदनाम नहीं होना पड़ेगा। उमांश जी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद शिवम ने आनंद की तरफ देखा और बड़ी ही गंभीरता और विनम्रता से उनसे अलविदा लेते हुए कहा, तो मिस्टर साहनी, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि हांगकांग के यूनियन में क्या क्या बदलाव करने हैं उस बारे में आप उमांश शर्मा को भली भांति समझा दीजिएगा, क्योंकि हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है। तो मैं इसलिए इस बात को ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ाना चाहता। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए और हम अपने प्लान को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो आप इस बारे में उमांश जी से बाद में बात कर लेना। मुझे अभी कुछ और बहुत से जरूरी मामले निपटाने हैं, इसलिए अब मैं चलता हूं। आपकी इस पार्टी में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहां बहुत एंजॉय किया और आपके जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात करके मुझे बहुत सुकून मिला। साहनी परिवार बहुत ही साफ दिल और नेक इरादों का परिवार है। इस लालच भरी दुनिया में ऐसे नेक दिल वाले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग अपने रिश्ते और अपनी दोस्ती को इतनी गंभीरता से निभाते हैं, वो सच में काबिले तारीफ है। आप हमेशा सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आनंद ने भी झुककर और बड़े ही प्यार से मिस्टर शिवम को धन्यवाद देते हुए कहा, जी मिस्टर शिवम, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं हांगकांग के यूनियन के सारे मामलों को बहुत ही सावधानी से देख लूंगा। इस बारे में उमांश से बात भी कर लूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बुलाई इस पार्टी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि इस पार्टी में आपको काफी कुछ झेलना पड़ा, पर फिर भी आपका यह दरिया दिल और बड़प्पन देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप मेरे बच्चों से मिले जुले और उनसे बातचीत की, ये देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोबारा साहनी परिवार में जरूर आइएगा। साहनी परिवार और अब तो शर्मा परिवार में भी आपका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। आनंद जी की ये बात सुनकर शिवम उस होटल से बाहर निकल आया। उमांश जी और आनंद जी उसको अलविदा कहने के लिए बाहर दरवाजे तक भी आए। अब उमांश को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि वो शिवम के साथ एक ही नाव में हैं और जरूर शिवम और आनंद के बीच ऐसा कोई प्लान है जिसका हिस्सा अब वो भी बनने वाले हैं। खैर, उमांश जी इस बात से बहुत खुश थे कि शिवम ने उन्हें मारा नहीं, उनके परिवार को बर्बाद नहीं किया, बल्कि एक नई दिशा दिखाकर उन्हें आगे चलने के लिए और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उमांश जी ने यह बात ठान ली थी कि अब वो शिवम के लिए पूरी तरह से वफादार रहेंगे और आनंद साहनी से भी बिना लालच की दोस्ती रखेंगे। इन दोनों का साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाकर अब इस हांगकांग में अपनी नई छवि बनाएंगे। शिवम, अकरम और क्रिस उस होटल से बाहर निकल ही पाए थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई, अकरम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस आवाज की मिठास को सुनकर कोई भी बता सकता था कि वो आवाज रिद्धिमा साहनी की है। अकरम ने जैसे ही आवाज की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो रिद्धिमा होटल के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। शिवम ने अकरम को आंखों से इशारा करके बड़ी ही धीमी आवाज में कहा,
मैं और क्रिस तुम्हारा कार के पास इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी आना। शिवम का ऑर्डर सुनते ही अकरम समझ गया कि शिवम को उसकी और रिद्धिमा की नजदीकियों से कोई भी एतराज नहीं है। शिवम और क्रिस वहां से चले गए और अकरम रिद्धिमा के पास जाकर खड़ा हो गया। रिद्धिमा ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लग गई। रिद्धिमा के सीने से लगते ही अकरम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका मशीन जैसा दिल दोबारा धड़कने लगा। रिद्धिमा को उसकी हर एक धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। रिद्धिमा वो पहली लड़की थी जो उसके इतने करीब आई थी। अकरम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस इतने पैसे वाले घर की लड़की ने उसमें ऐसा क्या देखा जो नवीन को छोड़कर उसके इतनी करीब आई। अकरम इस वक्त सुन पड़ गया था। वो ना तो उसको कोई जवाब दे पा रहा था और ना ही वहां से हिल पा रहा था। रिद्धिमा अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं रिद्धिमा को अकरम के साथ रहना, उसके करीब रहना बहुत सुरक्षित महसूस करवाता था। जब रिद्धिमा ने देखा कि अकरम ना कुछ कह रहा है और ना कुछ कर रहा है तो उसे लगा कि शायद सब कुछ थोड़ा ज्यादा जल्दी हो रहा है। वो अकरम से थोड़ा दूर हटी और बड़ी ही धीमी और प्यारी आवाज में उससे बोली, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, पर मैं इतना डर गई थी कि बस कुछ देर तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। मुझे लगा कि आज यहां से जाने के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। बस इसीलिए मैं तुम तक अपने दिल की ये बात पहुंचाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हूं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी लड़के के करीब रहना चाहूं या किसी लड़के के करीब रहने से मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हो। अकरम, मुझे नहीं पता हमारे बीच में ऐसा क्या है जिसे देखकर नवीन इतना हैरान हो गया। हमारे बीच प्यार है, दोस्ती है या बस एक सुकून है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को और आगे तक ले जाना चाहती हूँ, सोचना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, एक दूसरे को साथ रखकर देखना चाहती हूँ। क्या मुझे इजाजत है कि मैं हम दोनों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकूं? हम दोनों का रिश्ता प्यार के मोड़ पर नहीं गया तो कोई बात नहीं, मैं पीछे हट जाऊंगी। और अगर तुम्हें मेरे साथ वो खुशी नहीं मिली तो तुम पीछे हट जाना, लेकिन हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। रिद्धिमा का ये सवाल अकरम के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल था। ये समझ लो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल था। अगर अमिताभ बच्चन जी इस पर 50 करोड़ की लॉटरी भी लगा देते तो भी अकरम कोई ठीक करता। पर खैर, इस वक्त उसके सामने अमिताभ बच्चन नहीं, पर हर दिल की धड़कन रोक देने वाली रिद्धिमा साहनी जरूर खड़ी थी। उसको देखकर अकरम वैसे ही बेहोश हो जाता है। वो उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज, उसके होठों की बनावट में ही इतना खो जाता है। वो बस बोलती रहती है और वो उन्हें देखता रहता है। वो क्या बोलती है उसके दिमाग में नहीं जाता, पर बस उसे रिद्धिमा को देखना अच्छा लगता है। वो अभी भी वही कर रहा था। वो बड़ी ही शांति से खड़े होकर उसके कोमल गुलाब जैसे होठों को देख रहा था। जब रिद्धिमा को बहुत देर तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने अकरम के कंधे को जोर से हिलाया और थोड़ा तेज आवाज में कहा, मैं कुछ पूछती हूँ तो तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम हम दोनों को साथ में नहीं देखते? एक दोस्त की तरह भी नहीं देखते? रिद्धिमा के गुस्से से भरे सवाल को सुनकर अकरम ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखता हूँ ना, बिल्कुल देखता हूँ, पर क्या है ना मिस रिद्धिमा, आज तक कभी कोई लड़की मेरे इतने करीब नहीं आई। मुझे नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे शांत करते हैं, कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, उनके गुस्से को कैसे कम करते हैं। मैं इन चीजों के बारे में नहीं जानता। और आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत। मैंने आज तक आपकी जैसी लड़की कहीं नहीं देखी है। और मैं एक आम सा छोटा मोटा बॉडीगार्ड, मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता आखिर चलेगा भी या नहीं। मतलब हमारी हैसियत, हमारी औकात बहुत अलग है। आपके डैड पता नहीं कभी मुझे उस नजर से देखेंगे
या नहीं? रिद्धिमा को अकरम का साफ जवाब बहुत अच्छा लगा। उसने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, तुमने कहा ना कि कभी कोई लड़की तुम्हारे करीब नहीं आई, तुम्हें लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है, और तुमने हमारे रिश्ते को शादी तक पहुंचा दिया। मैं तो बस ट्राई देने की बात कर रही थी और तुम तो डैड तक पहुंच गए। नाइस, हाँ? काफी स्मार्ट हो। अकरम को लगा कि रिद्धिमा उसे गलत समझ रही है, इसीलिए उसने हिचकिचाते हुए अपनी बात को दोबारा समझाने की कोशिश की और थोड़ा जल्दबाजी में कहा, अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। अकरम इससे आगे कुछ बोल पाता कि रिद्धिमा ने तभी उसके गालों पर एक हल्की सी किस कर दी और बड़ी ही प्यारी आवाज में कहा, तुम बहुत क्यूट हो, अब तुम्हें अपनी बात को समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते थे। देखो अकरम, अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर शिवम ने एक बात कही थी कि अगर इरादा सच्चा हो और नेक हो तो पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हमारा रिश्ता सच्चा और नेक होगा तो कोई भी उसे मना नहीं कर पाएगा, ना मेरे डैड और ना सोसाइटी। उसके साथ साथ हमारे पास मिस्टर शिवम का भी साथ होगा, और वो हमारे साथ होंगे तो हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे आज से पहले तुम्हारे जैसा लड़का कभी नहीं मिला, प्लीज। आज तो अकरम के लिए लॉटरी वाला दिन था। पहले एक लड़की से मुलाकात और फिर एक ही रात में किस। उसने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर खैर अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने भी मुस्कुरा कर रिद्धिमा को हाँ में जवाब दे दिया और फिर बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहा, अब मिस रिद्धिमा, अब आप यहाँ से जाइए, अगर गलती से भी किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं भी मिस्टर शिवम के पास जाता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हम बहुत जल्द मिलेंगे। रिद्धिमा का अकरम को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो बेचारी उदास सा चेहरा लेकर दोबारा उस होटल के अंदर चली गई। उस होटल के बाहर कोई नहीं था, पर छत पर कोई खड़ा था जो उन दोनों के सारे रोमांस को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि नताशा शर्मा थी। नताशा छत पर खड़े होकर रिद्धिमा और अकरम की फोटोग्राफी कर रही थी। आखिर नताशा ने उन दोनों की फोटोज क्यों क्लिक की? क्या उसके दिमाग में कोई और प्लान चल रहा था? क्या वो अपने भाई के साथ हुए इस कांड का बदला लेगी? क्या अकरम और रिद्धिमा कभी एक हो पाएंगे? नताशा ने उन दोनों के सारे पल अपने फोन के कैमरे से कैप्चर कर लिए थे। इधर अकरम शिवम के पास गया और शिवम अब थोड़ा शांत था क्योंकि फैन ह्यूमिंग का इंतजाम हो गया था। अब बस वो अभिमन्यु की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था ताकि वो तक्षक नागवंश के बारे में भी सब कुछ जान पाए। अकरम, क्रिस और शिवम उस होटल से चले गए थे। वहीं नताशा छत से उतरकर नीचे ओमांश, आनंद और रिद्धिमा के पास आ गई। रिद्धिमा ने नताशा की तरफ देखा तो उससे सवाल करते हुए कहा, तुम ऊपर छत पर क्या कर रही थी? नताशा ने बात घुमाकर रिद्धिमा की बात को टाल दिया और अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, अब वो डैड में छत पर थोड़ा शांत होने गई थी। यहाँ सब कुछ इतना अजीब हुआ कि मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हम मौत को छूकर वापस आए हों। आज तक हमने हांगकांग में किसी भी ऐसे नौजवान को नहीं देखा जिसके अंदर इतनी ताकत और साहस भरा हो। सच में शिवम खुद में ही बहुत डरावना है। आज शिवम के सामने हम सब बिल्कुल लाचार और बेबस हो गए थे। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। पर डैड, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि भैया का एक हाथ तोड़वाकर ये कॉन्ट्रैक्ट लेना सही था? मतलब जब भैया को होश आएगा, क्या हम उन्हें कभी ये समझा भी पाएंगे? क्या वो अपने इस त्याग को अपना पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हम घर में ही एक दुश्मन पाल लें। नताशा की बात में दम तो था, पर रोमांच के दिमाग में भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से नताशा की बात का जवाब देते हुए कहा, आज तुम्हारे भाई के हाथ ने ही पूरे शर्मा परिवार को बचाया है। अगर वो अपने इस बलिदान को गर्व के तौर पर ले तो उसके लिए अच्छा होगा। वो दोबारा हमारे परिवार में एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिता पाएगा, वरना मैं उसका जीना दुश्वार कर दूंगा।
जो हरकत उसने रिधिमा और मिस्टर शिवम के साथ की है, उसके बाद तो उसका मर जाना ही बेहतर था। वो तो शुक्र मनाओ कि उस आदमी ने उसकी जान बख्श दी, वरना मैं तो आज अपनी बेटी की अर्थी उठा रहा होता और मैं चाहकर भी अपने परिवार या अपने बच्चों को नहीं बचा पाता। नताशा को जवाब देने के बाद उमांश जी ने आनंद की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, आनंद, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तेरी दोस्ती पर शक किया, तुझ पर शक किया, पर मेरा यकीन कर, मैं आज के बाद कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। बस एक बार अपने दोस्त को माफ कर दे। यार, आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई, मेरा परिवार बच गया, मेरा बिजनेस बच गया। मुझे नहीं पता मैं तेरा शुक्रिया अदा कौन से मुंह से करूं, पर सच में बहुत बहुत खुश हूं। इधर शिवम, उमांश और आनंद जी को सब कुछ समझाकर वापस लौट चुका था। उधर हांगकांग के एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की। उस हेलीकॉप्टर से एक काफी हैंडसम नौजवान सफेद कलर का सूट पहनकर बाहर निकला। उसके साथ 4 से 5 बॉडीगार्ड थे और उस नौजवान के स्वागत के लिए वहां पहले से ही 7 से 8 गाड़ियां खड़ी थी। उस नौजवान को हेलीकॉप्टर से उतरता देख एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ा और मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हुए बोला, वेलकम 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 टू द हांगकांग मिस्टर रफीक पठान। कहना पड़ेगा रफीक मियां, क्या सरप्राइज प्लान किया है, मतलब दिल खुश कर दिया। उस बूढ़े आदमी को देखकर रफीक ने अपने चेहरे से सनग्लासेस उतारे और मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाकर उनके स्वागत का धन्यवाद किया और बड़ी ही धीमी पर इंप्रेसिव आवाज में कहा, थैंक यू सो मच अब्दुल मियां। कितने सालों बाद मुलाकात हुई और कहना पड़ेगा उम्र कुछ खास कहर ढा नहीं रही आप पर। अब देखिए ना, आप आज भी अच्छे नौजवान को फेल कर दें। रफीक का ये जवाब सुनकर अब्दुल मियां ने हंसते हुए कहा, अरे कहाँ सरकार, आजकल तो आपका जमाना है। खैर ये सब छोड़िए और बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ। अब्दुल मियां के इस सवाल का रफीक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब बढ़िया अब्दुल मियां, बस खुदा की खैर हम पर है और हम मजे में हैं। खैर ये बताइए, मैंने आपको कुछ जरूरी काम सौंपा था, क्या वो पूरा हुआ? आपने उस शिवम के बारे में सब कुछ पता किया? रफीक का सवाल सुनकर अब्दुल मियां ने बड़ी ही गंभीरता से उसे जवाब दिया और कहा, जी सरकार, आपका सारा काम पूरा हो गया है। आपने जो जो कहा था मैंने उन सारी चीजों का बंदोबस्त करवा दिया है। इसके साथ साथ मैंने शिवम के बारे में भी सब कुछ पता करवा लिया है। शिवम कहाँ रहता है, हांगकांग में उसने अब तक क्या क्या किया है, मुझे हर चीज के बारे में जानकारी है। आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? रफीक ने सिर हिलाकर अब्दुल मियां को बोलने की इजाजत दे दी और अब्दुल मियां ने उन्हें शिवम के एक एक दांव पेच सुनाना शुरू कर दिया। रफीक मियां, शाह खानदान के कुलपति शिवम शाह जब से हांगकांग आए हैं उन्होंने कई सारे दांव चले हैं। भौकाल मचा रखा है इन साहबजादे ने, या ये कह लीजिए उन्होंने यहां रहकर बहुत सारे काम किए हैं जिनकी सराहना करना सच में बहुत जरूरी है। जहां तक मेरे जासूस ने मुझे इत्तला की है, इन्होंने सबसे पहले रॉय ग्रुप के रोहित रॉय और हांगकांग के लैटिन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन एल्बर्ट को प्लेटिनम लाउंज में खत्म कर दिया। उन दोनों को खत्म करने के बाद इन्होंने लैटिन ग्रुप और रॉय ग्रुप की सारी जिम्मेदारी लैटिन ग्रुप के एक खास सदस्य क्रिस्टोफर को दे दी है। अब क्रिस्टोफर ही उस ग्रुप का चेयरमैन है। इसके साथ साथ लैटिन ग्रुप अब इलाहाबाद से आ रहे फंड की बदौलत चलता है। उस ग्रुप का हांगकांग के सबसे अमीर आदमी फेन हुई मिंग के फाइनेंशियल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि लैटिन ग्रुप का नाम बदलकर गांधी ग्रुप रख दिया गया है। इसके साथ साथ गांधी ग्रुप ने फेन हुई मिंग से बिजनेस वर्ल्ड में अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले ली है। फिलहाल की ताजा खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों से शिवम साहब को आनंद के साथ बहुत बार रूबरू होते देखा गया। मेरे जासूसों ने बताया कि उन दोनों के बीच कोई प्लान चल रहा है। इसके बारे में हमें अभी तक भनक नहीं पड़ी।
सुनने में आया है कि आनंद साहनी का फैन हुई मिंग के साथ कुछ झगड़ा हो गया है या कोई बहस हो गई है, क्योंकि फैन हुई मिंग ने यूनियन से कहकर उनकी कंपनी ठप करवा दी है। स्टॉक मार्केट में साहनी कॉरपोरेशन की वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। शायद इसी सिलसिले में उन्होंने शिवम से बातचीत की होगी। शिवम और फैन हुई मिंग की दुश्मनी साफ साफ नजर तो आ रही है, पर फैन हुई मिंग की तरफ से अब तक कोई चाल नहीं चली गई है। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद अब्दुल मियां कुछ देर के लिए शांत हो गए, क्योंकि अब वो रफीक के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। रफीक ने उनकी सारी बातें सुनी और उसे शिवम के एक एक कदम के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। खैर, शिवम के साहस को देखकर वो मुस्कुरा रहा था और उसने बड़ी ही धीमी आवाज में अब्दुल मियां से कहा, मानना पड़ेगा, हमारे जीजा साहब बड़ी ही दिलचस्प चीज है। क्या चाल चली है, सुभान अल्लाह। एक एक करके हर बादशाह को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले लैटिन ग्रुप पर वार किया और उसे गांधी ग्रुप बना लिया, इसलिए क्योंकि पूरे महासागर में लैटिन ग्रुप का अच्छा खासा आयात और निर्यात का बिजनेस है। अगर लैटिन ग्रुप को अपने कब्जे में कर लिया तो समुद्र में उनका कब्जा स्थापित हो जाएगा। उसके बाद रॉय ग्रुप को निशाने पर लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉय ग्रुप चीन की सरकार को चलाता है और अगर इसकी गर्दन पकड़ ली तो चीन की सरकार खुद ब खुद पीछे घूमेगी। तीसरा वार किया साहनी परिवार पर मोहब्बत से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। शिवम ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि साहनी परिवार बहुत ही पुराना खानदान है और इनका दवा और लेदर का काफी अच्छा बिजनेस है। अब जब युद्ध होगा तो हकीम की जरूरत तो पड़ेगी ही। चलो, हमारे जीजा साहब के अंदर कुछ ताकत है, पर यह बात तो मैं भी जानता हूं कि इन सब पर कब्जा करने के बाद भी शिवम शाह फैन हुई मिंग से नहीं लड़ पाएंगे। वो आदमी मिलियन बिलियन तो छोड़ो, न जाने कितने पैसों से खेलता है। वो चाहे तो हांगकांग के एक आदमी को खरीद सकता है। उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। रफीक पठान शिवम के बारे में काफी गहरी सोच में था। उसने कुछ देर सोचा और फिर बड़ी ही गंभीरता से अब्दुल मियां की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सुनकर काफी झटका लगा कि अकेले इन जनाब ने इतना बड़ा तूफान कैसे लाया। इसने एक एक करके कब्जा करना शुरू किया है और हर दिन में एक नया एम्पायर। काबिल तारीफ है। खैर, पूरे शाह खानदान में एक शिवम में इतनी हिम्मत है जो इतना बड़ा काम कर सकता है। अब्दुल मियां, ये सब तो ऊपर ही ऊपर की जानकारी हो गई। ये बताइए, अंदर के बारे में आपको कुछ पता चला? क्योंकि जितना ये शिवम जमीन से ऊपर है उससे भी ज्यादा ये जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, और अगर इसे अपनी मुट्ठी में करना है तो इसको जमीन में घुसकर सबक सिखाना पड़ेगा। रफीक की बात सुनकर अब्दुल मियां ने सिर झुकाया और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, माफ करिएगा रफीक मियां, इस बारे में हम ज्यादा जानकारी तो नहीं जुटा पाए हैं, क्योंकि उस शिवम पर जासूसी करना बहुत ही मुश्किल है और बिना करीब पहुंचे हम अंदर की बात नहीं निकाल सकते। खैर, जितने कदम उसने उठाए हैं और जितना मेरे जासूसों ने उसके बारे में बताया है, एक रात में एक पूरे खानदान को उड़ाना कोई आम बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि अपने बॉडीगार्ड और रुतबे के अलावा शिवम भी बहुत ताकतवर है। मतलब उससे लड़ना इतनी आसान बात नहीं है। जरूर उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिसका तोड़ अब तक किसी को नहीं मिला है। अब्दुल मियां की बात पर रफीक ने सिर हिलाकर कहा, शक्ति? देखिए मियां, कितनी शक्ति है ये तो लड़कर ही पता चल पाएगा। जंग का इंतजार कीजिए, उसके बाद दोनों की शक्ति नापिएगा। खैर, जंग से पहले ये बताइए, क्या आपको ये पता है कि शिवम अभी इस वक्त हांगकांग के किस कोने में मौजूद है? रफीक की बात सुनकर अब्दुल मियां ने मुस्कुराते हुए कहा, मियां, मेरे गुप्तचरों ने कुछ देर पहले ही मुझे इत्तला की है कि आपके शिवम साहब आनंद साहनी की एक बहुत ही आलीशान महफिल का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वो इस वक्त हांगकांग के सबसे आलीशान होटल में मौजूद होंगे। आप चाहें तो मैं अपने आदमियों को भेजकर शिवम को गिरफ्तार करवा सकता हूं और आपके सामने लाकर उनकी पेशी भी करवा सकता हूं। अब्दुल मियां की बात पर रफीक मुस्कुराया और बड़ी ही धीमी आवाज में उन्हें जवाब देते हुए बोला,
नहीं नहीं मियाँ, अभी अपने जीजा को इतना दुख देने का मन नहीं है। उड़ने दीजिए उन्हें जितना उड़ सकते हैं। बस कुछ ही रातें बची हैं उनके पास, ऐश करने दीजिए। अभी उन्हें दूर से बैठकर निहारने का मन है हमारा। अब बस आप अपनी नजर बनाए रखिएगा उन पर। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस हांगकांग में रहकर वो कितने पर खोल सकते हैं। उसके बाद एक एक करके उनके सारे पर काट लूंगा और उन्हें दोबारा भारत ले जाऊंगा अपनी बहन के सामने। मेरी बहन को मना करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आखिर रफीक शिवम से कैसे बदला लेगा? उसकी अगली चाल क्या होगी? और ये अब्दुल मियाँ कौन है? क्या ये रफीक के जान पहचान वाले या परिवार वाले हैं, या इनका रफीक से कोई और नाता है? रफीक की बात सुनकर अब्दुल मियाँ ने मुस्कुराते हुए कहा। रफीक का जवाब सुनकर अब्दुल ने बड़ी ही धीमी आवाज में पर दिलचस्पी से सवाल करते हुए पूछा, वैसे मियाँ एक बात बताइए, नायरा बिटिया इतनी खूबसूरत है, खुदा ने उन्हें जिस हुस्न से नवाजा है उनके लिए तो कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, फिर आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसा क्या खास है इसमें? अब्दुल मियाँ के सवाल पर रफीक ने उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया। अरे चाचा, ये बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में इस पर गुफ्तगू करेंगे। खैर, मैंने शिवम के बारे में जितना सोचा था, यहाँ मामला उससे भी ज्यादा संगीन है। बहुत मजा आएगा। रफीक को इतना खुश देखकर अब्दुल मियाँ ने हंसते हुए कहा, सरकार, एक बात कहूं, अगर बुरा ना माने, मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है जो अपने दुश्मन को लेकर इतना खुश और दिलचस्पी से भरा हुआ है। आप यहाँ शिवम को सबक सिखाने आए हैं और उससे रिश्ता भी बनाने आए हैं। मानना पड़ेगा, ये मामला काफी मजेदार होने वाला है। अब्दुल मियाँ की इस बात पर रफीक ने उनकी तरफ देखा और थोड़ा गंभीर आवाज में कहा, अब क्या करें, इसमें किरदार ही ऐसे हैं कि इस मामले को मजेदार तो होना ही पड़ेगा। अब आप ही देखिए, ये शिवम यहाँ अकेला आया है। अकेले आकर भी इसने हांगकांग में तबाही मचा दी। हांगकांग में इसके कदम और इलाहाबाद में इसकी हरकतें देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि यह आदमी कितना ज्यादा चालाक और शातिर है। इन 10 सालों में शिवम ने बहुत कुछ सीख लिया है और यह साबित करता है कि वो मुझसे लड़ने की हिम्मत भी रखता है। खैर, मुझसे लड़ने से पहले शिवम को अपनी फिक्र कर लेना बहुत जरूरी है और मैं ये नहीं चाहता कि उसे अभी मेरे बारे में कुछ भी पता चले और वो आगाह हो जाए। उसे ये तक पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हांगकांग में हूँ। शिवम से मिलने से पहले मुझे उसके दुश्मन फेन हुईमिंग को कुछ चेतावनी देनी है, तो चलो पहले उससे ही मिल लेते हैं। रफीक की इस बात पर अब्दुल मियाँ का चेहरा उतर गया और रफीक को भी समझ आ गया कि बात कुछ और है, कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से अब्दुल मियाँ एकदम से शांत हो गए। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ चाचा? मैंने कहा कि चलिए चलकर फेन हुईमिंग से मुलाकात करते हैं, तो आप इस तरह शांत क्यों हो गए? सब खैरियत तो है ना? रफीक के सवाल पर अब्दुल मियाँ ने उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, जी मियाँ, सब कुछ ठीक तो है, पर एक दिक्कत है। दरअसल फेन हुईमिंग ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया है। बात दरअसल ये है कि वो इस वक्त बहुत व्यस्त चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो खुद इलाहाबाद आकर आपसे मिलेंगे और इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफी भी मांगेंगे, पर अभी इस वक्त वो हांगकांग में आपसे नहीं मिल सकते। अब्दुल मियाँ की ये बात सुनकर रफीक के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा, मेरा न्योता ठुकराकर फेन हुईमिंग ने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं जब चाहूं तब उसकी सियासत को हिला कर रख सकता हूं। उसके बाद भी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ताज्जुब की बात है ना? रफीक को इतने गुस्से में देखकर अब्दुल मियाँ काफी डर गए। उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की और थोड़ा धीमी आवाज में उससे कहा, सरकार,
इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा शांत रखें। फैन हुई मिंग ने आपकी बेइज्जती नहीं की, बस कुछ काम के सिलसिले में इस वक्त मिलने से मना कर दिया है। हो सकता है कि शिवम शाह की वजह से उसके ऊपर कुछ प्रेशर हो और उसे ऐसा लग रहा हो कि आप उससे मिले हुए हैं। देखिए मियां, सियासत में ये सारी उलझने चलना तो बहुत आम सी बात है। आप इस बात को बेवजह बड़ा बना रहे हैं। मुझे सुनने में आया था कि फैन हुई मिंग इस वक्त अरमाडा सेक्शन से काफी दोस्ती निभा रहे हैं और शायद वो उसी के किसी आदमी से मिलने के सिलसिले में बाहर गए हैं। हालांकि वो आपसे जरूर मिलेंगे और खुद सामने आकर आपसे माफी भी मांगेंगे। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप इस बात को ज्यादा न बढ़ाएं। अब्दुल मियां की बात सुनकर रफीक ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचते हुए कहा, हा, लगता है ये सारी तैयारियां शिवम से लड़ने के लिए की जा रही है। अचंभे की बात है कि उसे छोटा सा अरमाडा सेक्शन तो दिखाई दिया, मगर पद्मना नागवंश नहीं दिखाई दिया। हम दिखाई नहीं दिए, ऐसा कैसे मुमकिन है? खैर जो भी है, इस नागवंश के चक्कर में पहचान छुपा कर रखना बहुत ही मुश्किल काम है, पर क्या करें? दादाजी की खातिर हम अपनी सच्चाई सबको बता भी नहीं सकते। ये सब छोड़िए अब्दुल मियां, मेरा एक काम कीजिए। अरमाडा सेक्शन का जो भी सबसे बड़ा आदमी इस वक्त हांगकांग में मौजूद हो, उसको ये संदेश भिजवाइए कि वो मुझसे आकर मुलाकात करे। इसके साथ साथ फैन हुई मिंग जिस इंसान से मिलने की कोशिश कर रहा है, उसको भी यहां बुलवाना। मैं उन दोनों लोगों का इंतजार आपके बंगले पर करूंगा। रफीक की सारी बातें सुनकर अब्दुल मियां ने सिर झुकाकर बड़ी ही धीमी आवाज में और इज्जत से कहा, जी सरकार, हो जाएगा। अब्दुल की बात सुनकर रफीक एक काले रंग की कार में बैठा और एम्बियंस डिस्ट्रिक्ट की तरफ चला गया, जहां अब्दुल मियां का आलीशान बंगला बना हुआ था। अगले दिन हांगकांग का सूर्य उदय हुआ और हांगकांग में नई चुनौतियां और नए नतीजे सुबह का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत हुई मिंग खानदान के हार्वेस्ट विला में, जहां एक गोल्फ कोर्स के पास सुंदर सी टेबल सजी हुई थी। उस टेबल पर अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट की डिशेस रखी हुई थी। दरअसल ये वो ब्रेकफास्ट थे जो अंजलि मिरानी को अत्यधिक प्रिय थे। बात ये थी कि ये विला अंजलि जी के नाम पर ही था, तो यहाँ की हर चीज उनके अनुसार से ही होती थी। अंजलि और फैन हुई मिंग नाश्ते की टेबल पर बैठकर आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। शायद फैन हुई मिंग पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं की वजह से अंजलि से थोड़ा नाराज था, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रहा था। उसे मनाने के लिए अंजलि ने बड़े ही प्यार से फैन हुई मिंग की उंगलियों को छुआ और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, बेबी, अब तक नाराज हो उस बात को लेकर? छोड़ भी दो ना गुस्सा। कितने दिन बात नहीं करोगे? हमें आगे के प्लान पर एक साथ काम करना है। अगर हम दोनों ही बात नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आफ्टर ऑल हम एक टीम जो है। अंजलि की बात पर फैन हुई मिंग काफी नाराज हो गया और थोड़ी तेज आवाज में बोला, टीम हम नहीं अंजलि मैम, टीम तो इस वक्त शिवम और आनंद साहनी ने बनाई हुई है। मुझे तो डर है कहीं उनकी इस एकता से मेरी सियासत की धज्जियां ना उड़ जाएं, मेरा बना बनाया कारोबार राख में ना मिल जाए। वो शिवम वहां बैठे मजे कर रहा है, एक के बाद एक कंपनी को अपने बस में करके मेरे लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है, और यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड बैठकर नाश्ता एंजॉय कर रही है। कैसे प्यार से बात करने के लिए कह रही हैं आप? आपको समझ भी आ रहा है कि हांगकांग में क्या हो रहा है? हर एक पल शिवम एक एक पायदान ऊंचा चढ़ता जा रहा है और मुझे एक एक पायदान नीचे गिरा रहा है, और तुम यहाँ बैठकर मजे कर रही हो। तुम्हारी गलती नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा परिवार बर्बाद हो चुका है, अब तुम मेरा बिजनेस बर्बाद कर किसी और अमीर आदमी के पास चली जाना, यही तो आता है तुम औरतों को। फैन हुई मिंग को इतना चिढ़ा हुआ देखकर अंजलि को काफी गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? जब से शिवम हांगकांग आया है तब से तुम पागल से हो गए हो, हर बात पर बस चिल्लाते रहते हो। बात क्या है? मैंने अब क्या कर दिया? अंजलि की इस बात पर फैन हुई मिंग ने तुरंत जवाब दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुमने नहीं,
हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस शिवम को अंडर एस्टिमेट करके। वो कल का आया हुआ लड़का मुझे नीचे गिराते जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये मामला मेरे हाथ से बाहर जाने लगा है। मैं अब और चुपचाप यहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फेन हुईमिंग की आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहा था। शिवम वो पहला आदमी था जिसने इस इंसान को हिलाकर रख दिया था। आज से पहले कभी भी किसी ने फेन हुई को इतना बुरी तरह नहीं डराया होगा। शिवम उसके लिए एक बुरे सपने की तरह बन गया था। अंजलि से बात करते करते उसे एक और बात याद आ गई और उसने अंजलि की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, और हाँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना तो भूल ही गया। कल की रात हांगकांग में एक नए मेहमान आए हैं जो शिवम से कम खतरनाक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे लिए परेशानियां बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। वो तो शुक्र है कि उस शिवम पर नजर रखने के लिए मुझे किसी का साथ मिल गया। अगर मुझे वो आदमी नहीं मिलता तो शायद मैं कल रात ही पागल हो जाता। फेन हुईमिंग को इतना हैरान परेशान देखकर अंजलि समझ गई कि बात कुछ और है और ये बता नहीं रहा है। इसीलिए उसने बड़े प्यार से फेन हुईमिंग का हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए कहा, फेन हुई, आई एम सॉरी, मैंने कहीं और का गुस्सा तुम पर उतार दिया, मुझे माफ कर दो। अब पर ये नया मेहमान कौन है? ऐसा कौन है जो शिवम जितनी ताकत रखता है और जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? एक बार मुझे बताकर तो देखो, शायद मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी हो। अंजलि की बात सुनकर फेन हुईमिंग ने अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा किया, क्योंकि उसे भी लगा कि कहीं न कहीं इस औरत से लड़कर उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसे भी थोड़ी शांति की जरूरत है ताकि वो शिवम की तह तक पहुंच सके। उसने एक लंबी सांस ली और रफीक के बारे में अंजलि को बताते हुए कहा, कल रात पठान खानदान का बेटा रफीक पठान हांगकांग आया है और शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ शिवम को ढूंढने के लिए आया है। मेरे जासूसों ने बताया है कि शायद रफीक की बहन नायरा पठान की सगाई शिवम के साथ बचपन में ही तय हो गई थी और अब तो शिवम ने उस सगाई को तोड़कर दृष्टि से शादी कर ली है। बस इसी बात पर पठान खानदान उससे काफी नाराज है। सुनने में यह भी आया है कि पठान खानदान की खूबसूरत मल्लिका नायरा पठान अभी भी शिवम के प्यार में पूरी तरह से पागल है और वो किसी भी तरह शिवम को दोबारा पाना चाहती हैं। हो सकता है अपनी बहन की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये दानव भाई यहाँ पधारा हो। अरे एक बात तो तय है, अगर शिवम पठान खानदान का दामाद बन गया तो मेरा बिजनेस ठप होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये दोनों परिवार एक साथ आ गए तो ये मेरे लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। मैं इतने बड़े दुश्मन से अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या तुम रफीक के बारे में कुछ जानती हो? क्या अंजलि मीरानी को रफीक के बारे में कोई जानकारी होगी? आखिर फेन हुईमिंग